जय सिया राम। मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। शादियों का समय चल रहा है या आने वाला है। ये आवश्यक होता है कि शादी करने के पूर्व हमारी वैदिक रीति में कुंडली मिलान का प्राविधान है। दोस्तों, क्या है कि कुंडली मिलान क्यों किया जाता है? दो नए जब जो है लोग नवयुवक अपने जीवन का गृहस्थ जीवन का प्रारंभ करने जाते हैं, उनका विवाह होता है, तो उनको अपने गृहस्थ जीवन में संघर्ष ज़्यादा ना हो, संघर्षों में कमी हो। दोनों के संघर्ष तो देखिए सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन संघर्षों में कमी ना हो, आने पाए, तो इसलिए हम लोग कुंडली या उनके गुणों का मिलान करते हैं। ये मिलान 3 तरह से होता है। एक तो अष्टकूट मिलान होता है। इसमें 8 प्रकार के वो है नियम हैं, जिनमें हम 36 गुणों की मिलान करते हैं। दूसरा भाव मिलान भी होता है, ग्रह मिलान भी होता है। आज के आधुनिक परिवेश में बहुत सी जो मैरिज अफेयर में रहते हैं लोग और वो करते हैं बिना किसी कुंडली मिलान के, तो उनमें बड़ी बाधाएं आती हैं आगे चलकर। शुरू में जोश में तो वो दोनों जीवन साथी बन जाते हैं, लेकिन बाद में जब एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, तालमेल नहीं बैठता है, तो बड़ी समस्याएं जीवन में बड़ी समस्याएं आती हैं। या तो कोई एक अपनी जिम्मेवारियों से दूर भागने लगता है, या फिर दोनों अलग होने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति बहुत सी इस समय डेवलप हो रही है। ये वीडियो एक्चुअली जो मैं बना रहा हूँ, वो मैं किसी ओल्ड एज के लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं उन नवयुवकों के लिए बना रहा हूँ जिनको इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जन्म का समय जितना सही है, जितना अधिक से अधिक करेक्ट होगा, आपकी उतनी अच्छी जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति कुंडली में आएगी। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आपका एग्जैक्शन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म का समय एकदम करेक्ट है और बिल्कुल करेक्टनेस है, तो आप ये मान के चलिए कि 99% आपकी कुंडली में बैठे ग्रह आपको एक सही दिशा देंगे, और भविष्य में जो भी इनसे होने वाली जो भविष्यवाणी बनेगी, वो आपके जीवन में अच्छा सा उतरेगी। इसलिए नवयुवकों को चाहिए, क्योंकि देखिए जीवन में बहुत सी समस्याएं रहती हैं। पहले जॉब की समस्या पहले पढ़ाई की समस्या आती है, फिर जॉब की समस्या आती है, फिर धन की समस्या आती है। इसके बाद लोग जब धन आने लगता है या जॉब मिल जाता है, तो चाहते हैं कि अब हम मौज मस्ती करें, हम शादी करें, हम अपना घर बसाएं, हम परिवार बसाएं, और ये आवश्यक भी है। असल में शादी करना भी और पारिवारिक जीवन में जाना भी, ये हमारा एक पूर्व जन्म का ऋण है, जिसको हमको अदा करना चाहिए। संतान उत्पन्न करना भी हमारा, जब संतान उत्पन्न हो जाती है तो हम एक ऋण से उस समय भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो हमारा भाग्य का भाव है, जो हमारे पूर्व जन्म के अधूरे छूटे हुए काम हैं, उस भाव से प्रदर्शित होते हैं। नवम भाव से तो हमारा जो हमने पूर्व जन्म में कार्य पूरे करके आए हैं, वो प्रदर्शित होते हैं, उनका फल हमें भाग्य के द्वारा मिलता है। लेकिन पंचम भाव से अधूरे कार्यों को पूरा करने का भाव ही, अच्छा पंचम भाव ही संतान भाव है। तो हम करते हैं, जिनकी अगर शादी नहीं हुई होती है, या मैरिज नहीं कर पाते हैं, या मैरिज उनके भाग्य में नहीं है, तो वो स्वयं उसकी पूर्ति करते हैं, और या फिर संतान के रूप में उसकी पूर्ति होती है। तो मित्रों,
इसलिए शादी के लिए बहुत आवश्यक है। और इन जो 3 प्रकार के मैंने बताए कि एक आपका अष्टकूट मिलान, दूसरा आपका भाव मिलान, तीसरा आपका ग्रह मिलान, इन तीनों में सबसे उत्तम अष्टकूट को ही प्राथमिकता दी गई है। अष्टकूट मिलान में हम 8 तरह से व्यक्ति के स्वभाव, उसके व्यक्तित्व, उसके भाग्य और उसके संबंध पति पत्नी में कैसे होंगे, तालमेल कैसा होगा, इन सब बातों पर विश्लेषण किया जाता है। ये 8 जो बिंदु होते हैं उनमें नंबर 1 होता है वर्ण। वर्ण का मतलब है कि आपका कार्य, यानी आप जीवन में क्या कार्य करेंगे, वो आपका वर्ण है। दूसरा है वश्य। वश्य मतलब यानी प्रभुत्व की भावना, यानी पति पत्नी में दोनों लोगों में किसका प्रभुत्व किस पर रहेगा या सम रहेगा। तीसरा पॉइंट होता है तारा, जो हमारे भाग्य, जो हमारा आगे का भाग्य बताता है कि हमको आगे कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी, हमारा भाग्य अच्छा रहेगा, हमको शुभता प्राप्त होगी या अशुभता प्राप्त होगी। इसके बाद योनि। योनि क्या है? योनि एक मानसिकता है, एक आकर्षण है और एक दोनों का मिलन है, दोनों शरीरों का मिलन है। तो वो भी हमको प्रेम में बांधती है। पंचम पॉइंट है मैत्री। इसमें ग्रहों की मैत्री, यानी कि वर के जो कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो वधू की कुंडली के ग्रहों से उनकी मैत्री है या शत्रुता है, ये भाव बताते हैं। और अगर मैत्री अच्छी हो रही है तो निश्चित रूप से दोनों का जीवन उत्थान में होगा। इसके बाद आता है गण। गण क्या है? गण जो है परस्पर एक दूसरे का प्रेम है, गुणों का स्तर है, मतलब कौन किसके गुण कैसे हैं, क्या है कि नहीं, एक दूसरे के गुणों का विचार मेल। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं भाई अफेयर में रहते हैं। अरे ठीक है, अफेयर में आप रहते हैं या आप कुछ भी है या आपको किसी से है, आज के समय में देखिए ऐसा है कि आधुनिक समय है और इसमें किसी को कोई बंधन नहीं है, सक्षम हो गए हैं बच्चे, वो अपना कमाने खाने लगे, तो ठीक है, स्वतंत्र हैं, कोई बात नहीं। माता पिता की जो लोग मानते हैं तो वो उसके अनुसार चलते हैं। बहुत से अपने विचार रखते हैं, किसी तरह तालमेल बन के बैठता है और विवाह होता है, तो वो एक बात अलग हो गई। लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए कि जीवन में हमारे कठिनाइयाँ न आए। अब आप पहले अगर ठीक है किसी से आपकी दोस्ती है तो उसको दोस्ती को पहले मित्रता में ही रखिए। मित्रता में रखते हुए ज़्यादा है तो आप अपने अपने बर्थ सर्टिफिकेट का एक्सचेंज करिए, उसमें बर्थ टाइम होगा, उसमें बर्थ की डेट होगी और अपने अपने स्तर से किसी अच्छे ज्योतिषी से दोनों की कुंडली का मिलान, दोनों के ग्रह और उनके स्वभाव के मिलान करा लीजिए। अच्छा होगा कि अब उसके बाद फिर निर्णय लीजिए कि भाई हमारा मिलान बहुत अच्छा हुआ है तो हम वैवाहिक जीवन में बंध सकते हैं अथवा नहीं बंध सकते हैं। देखिए भगवान कृष्ण की राधा से प्रेम था, दोस्ती थी, मित्रता थी, लेकिन पत्नी तो नहीं थी, पत्नी रुक्मणी हुई, राधा से विवाह तो नहीं हुआ। तो मित्रता अलग बात है। जो गोपियाँ थीं वो भी उनकी सखी थीं, उनकी मित्र थीं। तो इस प्रकार से हमारा पुरातन जो हमारे इतिहास है या धर्म है वो भी इसी बातचीत को रिपीट करता है कि हमको जीवन के निर्णय, क्योंकि विवाह के बाद एक नई जिंदगी होती है दोनों की, और दोनों का पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन, आनंदमय जीवन होना चाहिए। कुछ हमें समाज की जिम्मेवारियां भी निभाना है, उनको भी हमको ध्यान में रखना है। तो इसलिए हमको कुंडली मिलान जरूर कराना चाहिए, अवश्य कराना चाहिए। अब कुंडली मिलान में क्या है कि जैसे पहले
वर्ण हुए। तो वर्ण 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। उसमें नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कोई जातियों के नाम नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति में उसकी जन्म कुंडली में जन्म के समय उसका वर्ण कुछ भी हो सकता है। जो नक्षत्र होगा उस नक्षत्र के अनुसार वर्ण निर्धारित होते हैं। तो ये नहीं है कि भाई कोई छोटी जाति का है, इसमें जाति का कोई संबंध नहीं, उसका वर्ण ब्राह्मण भी हो सकता है। तो इसीलिए तो आज के समय में जो चर्चा देश में चल रही है कि भाई हिंदू हिंदू सब एक हैं, तो अब ये जमाना भी आ रहा है, तो हमको वर्ण मिलान जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि वर्ण मिलान होने से जो हमारी कार्य करने की शैली है, जो हमारा स्वभाव है, हमारा एक दूसरे से जो आकर्षण होगा या रंग रूप के रूप में, वो वर्ण मिलान से हमको पता चलेगा। और वर्ण मिलान का एक पॉइंट रहता है, 36 पॉइंट में एक पॉइंट वर्ण मिलान का रहता है। दूसरा है वश्य। वश्य क्या है? प्रभुत्व है, यानी आपसी आकर्षण और नियंत्रण का मापक यंत्र है वश्य, उसको वश्य कहा गया है। ये 5 प्रकार के होते हैं। एक मानव, मनुष्य हो गए। मनुष्य क्या है? द्विपद, यानी 2 पद वाला, 2 पैरों वाला है। दूसरे हो गए वनचर, जो जंगलों में रहते हैं, जानवर, बड़े बड़े जानवर जैसे शेर आदि, है ना। तीसरे चतुष्पद, यानी छोटे जानवर जैसे हिरण हुआ, गाय हुआ, बैल हुआ, भैंस हुई, कुत्ता हुआ, तो ये चतुष्पद में आते हैं। इसके बाद जलचर होते हैं, जो समुद्री जानवर होते हैं, समुद्र में रहते हैं। और कीट होते हैं, कीट मतलब कीड़े पतंगे। तो ये इस तरह से वश्य का प्रकार बताया गया कि 5 प्रकार के वश्य होते हैं। तो इन वश्य मिलान भी हम करते हैं, इसके 2 अंक निर्धारित किए जाते हैं। उसमें अगर मानव का किसी चतुष्पद, मान लीजिए चतुष्पद का कोई जानवर है, वो उसका मृग है या गाय है, तो उससे मिलान हो गया। तो इस तरह से मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, वैश्य जो भी हो, इस तरह से मिलान किया जाता है और उसके अंक निर्धारित होते हैं। इसके बाद आता है तारा मिलान। तारा मिलान में क्या होता है? तारा मिलान हमारा एक भाग्य देखते हैं हम उससे, दोनों का, दोनों वर और वधू का। चूंकि 27 नक्षत्र माने गए हैं ज्योतिष में और 9 ताराएं मानी गई हैं, तो प्रत्येक तारा में 3-3 नक्षत्र होते हैं। अब इन ताराओं में हमारी जो 9 ताराएं हैं, इनमें 6 ताराएं तो शुभ हैं और 3 ताराएं अशुभ हैं। कौन कौन सी? जैसे विपत्ति तारा, प्रत्यरी तारा और बद तारा, ये अशुभ मानी गई हैं। तो इसलिए हम दोनों वर और वधू की कुंडली में तारा मिलान करते हैं कि भाई अगर दोनों की बद तारा हुई तो बवंडर हो जाएगा जीवन में, या प्रत्यरी मतलब लड़ाई झगड़ा, या विपत्ति, या दोनों पे विपत्तियाँ आ गई। तो तारा मिलान में कम से कम एक आध की शुभ तारा हो, जैसे साधक हो या क्षेम तारा हो, इस तरह से एक है और दूसरा बैलेंस कर रहा तो चलेगा। और नेक्स्ट आता है, अच्छा इसमें तारा मिलान में के बाद आता है योनि। अब योनि में क्या है कि ये एक यौन का संगतक और अंतरंगता का मापक है, ये वाला पॉइंट। इसके पॉइंट 3 रखे गए हैं, 4, तारा मिलान के 3 और योनि के 4। इसको हमने डिस्क्राइब किया है ज्योतिष में 14 जानवरों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन से हैं? घोड़ा, हाथी, भेड़, सांप, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गाय, भैंस, बाघ, खरगोश, हिरण, बंदर, शेर, नेवला। अब जो योनि मिलान होता है उसमें ही ये शुभता और अशुभता देखी जाती है। तो उसमें इस तरह से उनका हमको उससे एक व्यवहार पता लगता है
अब योनि मिलान में क्या है कि जैसे मान लीजिए अश्व और मेष, मेढ़ा, इनका अच्छा संगत माना गया है। अश्व और गौ की अच्छी मानी गई है संगत, और अश्व और गज मतलब, और अश्व और सर्प, अश्व और श्वान, अश्व और मार्जार, अश्व और मूसक, अश्व और आपका बानर, इसके अलावा ये मतलब ये भी अश्व और नकुल, तो ये इसके लिए 2 अंक मिलते हैं इसमें 4 अंक में। 3 अंक अगर मतलब योनि दोनों की एक समान है तो 4 अंक मिलेंगे, और अगर योनि में अश्वमेष हैं, अश्वगौ हैं, इस तरह के थोड़ी सी शुभ टाइप के जानवर हैं या मैच खाते हुए जानवर हैं तो उनमें 3 अंक मिलेंगे। और जिनमें एक बहुत ही क्रूर टाइप का जानवर है और एक वैसा जानवर है जैसे अश्व, सर्प बड़ा क्रोधी होता है, तो इनमें हम 2 अंक प्रदान करते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि भाई हमको गुणों का मिलान जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद आता है हमारा गुण मिलान, वो गण मिलान। अब गण मिलान में क्या है कि गण मिलान में 3 बिंदु होते हैं। क्या क्या? देवता, मानव और राक्षस। देवता क्या है? सतोगुणी है, और मानव क्या है? रजोगुणी है, और राक्षस क्या है? वो तमोगुणी है। तो देवता और मानव का मिलान हो जाएगा, राक्षस और राक्षस का मिलान हो जाएगा, लेकिन राक्षस और मानव का मिलान नहीं होगा। तो इस तरह से हम अंकों को प्रदान करते हैं। जैसे मनुष्य गण हुए, अब ये भी जो है इसमें भी जो हमारे नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों को विभाजित किया गया है। गण जब हम गण विचार करते हैं, उसकी परीक्षण करते हैं गण का, तो उसमें मनुष्य गण के लिए 9 नक्षत्र और देवगण के लिए 9 नक्षत्र और राक्षस गण के लिए भी 9 नक्षत्र दिए गए हैं। मनुष्य गण के लिए भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद आदि ये जो है मनुष्य गण के लिए हैं। और देवगण में कौन से आते हैं? अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, रेवती। और राक्षस गण में कौन से हैं? कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, वैशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, सद्भिषा। तो ये नक्षत्र जो हमारा जन्म का नक्षत्र होता है उससे हमारा गण डिसाइड होता है, और फिर हम उनका मिलान करते हैं एक दूसरे से। जैसे अगर एक जैसे गण हैं, मान लीजिए देव है, वर का गण देव है और वधू का गण देव है, तो दोनों के लिए अगर बिल्कुल समान है तो 6 में 6 अंक मिलेंगे। इसमें 6 अंक रखे गए हैं। और अगर देव और मनुष्य हैं, वर देव है और वधू मनुष्य है, तो भी 6 अंक देते हैं। और अगर कन्या देव है और वर मनुष्य है तो 5 अंक मिलते हैं। और देव और राक्षस को कोई अंक नहीं मिलता, 0 अंक मिलता है। राशि स्वामियों में परस्पर मित्रता या नवांशपति में भिन्नता हो तो गण दोष नहीं माना जाता। मतलब अगर राशि के स्वामियों में मित्रता है या नवांश में जो मतलब अगर हमने देखा लग्न कुंडली में कि मान लीजिए समानता नहीं है, कहीं मित्रता है कहीं शत्रुता भी है किसी ग्रह की, तो फिर हम नवांश को देखते हैं, उसी ग्रह को। नवांश में अगर वो मित्र है तो ये गण का दोष उसमें नहीं माना जाएगा। दूसरा, तारा हुआ और वश्य हुआ, ग्रह मैत्री और भूकट, इनकी शुद्धि होने पर कोई दोष नहीं माना जाता। अगर ये हमारे ठीक मिल गए, तारा, वश्य, योनि, ग्रह मैत्री, भूकट, तो हम गण का भी दोष एक तरफ कर देते हैं। कुंडली में चूंकि परीक्षण में टोटल अधिकतम 36 अंक होते हैं, इनमें 18 अंक प्राप्त होने पर कुंडली का मिलान सामान्य रूप से औसत माना जाता है। 18 से 24 तक अंक प्राप्त होते हैं।
तो एक ठीक है सफल वैवाहिक जीवन होगा कुछ परेशानियों के साथ। और 24 से 30 अंक तक मिलने पर उत्तम वैवाहिक जीवन माना गया, और 30 से ऊपर होने पर बेस्ट वैवाहिक जीवन माना गया। 18 से नीचे अगर अंक आते हैं तो वो मिलान सही नहीं होगा। इसके बाद भूकट मिलान करते हैं। भूकट मिलान क्या है? ये इसको राशिकूट भी बोलते हैं। ये भी 6 प्रकार के होते हैं। कैसे? प्रथम और सप्तक, यानी कुंडली में प्रथम राशि, मान लीजिए बर की राशि नंबर 2 है तो उससे 7 गिनेंगे। 2 कौन सी हुई? वृषभ के बाद मिथुन के बाद सिंह, तुला और कर्क, और इसके बाद आपका आया कन्या, और कन्या के बाद आया तुला राशि। तो अगर वृषभ और तुला ये 7वें नंबर पे आ गई तो ये 2 और 7 यानी द्विद्वादश है, तो मिलान ठीक है। दूसरा, तीसरे नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि, दूसरे नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, चौथे नंबर की राशि और 10वें नंबर की राशि, यानी चौथे नंबर की कर्क और 10वें नंबर की मकर, 5वें नंबर की राशि और 9वें नंबर की, इसको नवम पंचम मिलान कहते हैं, और एक 6वें नंबर की राशि और 8वें नंबर की, इसको षडाष्टक बोला जाता है। ये खराब होता है। तो इसमें 2 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, मान लीजिए 2 नंबर राशि आपकी सीरियली ही देख लें तो वृषभ है और 12 नंबर राशि मीन है। अगर एक लड़के की वृषभ है और लड़की की मीन है तो मिलान अच्छा है। तो मिलान 2-12 में अशुभ होगा। और अगर 9-5 है, यानी किसी की 9 नंबर राशि धनु है और दूसरे की 5 नंबर राशि सिंह है, तो ये भी अशुभ माना जाएगा। और 6 नंबर राशि और 8 नंबर राशि ये षडाष्टक योग बना, तो इसको भी अशुभ मानेंगे। 1 नंबर राशि और 7 नंबर राशि, यानी मेष राशि और तुला राशि का मेल शुभ माना गया। 3 नंबर राशि और 11 नंबर राशि, यानी मिथुन और कुंभ का मेल अच्छा माना गया। 4 नंबर राशि और 10 नंबर राशि, 4 मतलब कर्क राशि और मकर राशि, इनका भी मेल अच्छा माना गया है। तो ये शुभ भूकट कहलाए। यदि दोनों राशियां एक जैसी हों या मतलब एक सी हों, मान लीजिए किसी की मीन राशि है, बर की और बद्रु की भी मीन राशि है, या केंद्र भाव में स्थित हों ये राशियां, केंद्र के भाव कौन से हैं? चौथा भाव, सप्तम भाव, दसम भाव और लग्न, तो या इनमें स्थित हों तो फिर पूरे के पूरे 7 अंक दिए जाते हैं। अगर 2-12 और 6-8 और 5-9 राशियां हैं, इनका जोड़ा है, तो उसको 0 अंक देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भूकट मिलान में या तो पूरे के पूरे अंक मिलते हैं या फिर कोई अंक नहीं मिलता है। अब परिहार क्या है भाई? भूकट मिलान कहाँ पर जो है क्या नाम भंग माना जाएगा या उसका प्रभाव नहीं माना जाएगा? परिहार है कि बर की राशि से कन्या की राशि 5वीं हो और कन्या की राशि बर की राशि से 9वीं हो, तो 9 पंचम शुभ हो जाता है। 12 नंबर की राशि, मान लीजिए 12 नंबर की राशि मीन हुई, अब आपकी कुंडली में 12वें भाव में देखी जाएगी, 12 नंबर की नहीं देखी जाएगी, 12वें भाव में बैठी हुई राशि। तो 12 और 4 12वें भाव में और चौथे भाव, और लड़की के में चौथे भाव में, तो 12-4 8-4 3-11 6-10, इन 9 पंचक को छोड़ देते हैं। ये भी एक दूसरे से 5 और 9वें भाव में
होंगी, लेकिन इनको अशुभ माना गया, इनको छोड़ देते हैं। बर कन्या के चंद्र राशि स्वामी देखेंगे। बर और कन्या के मान लीजिए चंद्र राशि के कौन से स्वामी हैं। चंद्रमा मान लीजिए 3 नंबर राशि में बैठा है बर के, और कन्या के 4 नंबर में बैठा है। तो 3 नंबर में बैठा हुआ चंद्रमा वो हो गई, उसके स्वामी हो गए बुध, और 4 नंबर हाउस में कुंडली के लड़की की कुंडली में मान लीजिए 5 नंबर राशि लिखी हुई है, तो उसके स्वामी हो गए कौन, सूर्य। तो बर कन्या के चंद्र राशि स्वामी अथवा नवांशपति, तो अगर इसमें फेल हो रहे हैं लग्न कुंडली में, तो नवांश में देखते हैं इन्हीं के स्वामियों को, और वहाँ अगर वो सही स्थिति में है तो भूकट मिलान को विचारणी किया जाता है। अब 2/12 का परिहार क्या है, मतलब द्विद्वादश का परिहार क्या है। बर की राशि से कन्या की राशि दूसरी हो तो कन्या धन हानि करेगी, यानी बर की राशि से कन्या की राशि दूसरी हो तो कन्या धन की हानि करेगी, और 12वीं हो तो धनपति बना देगी यानी कि बर की राशि से कन्या की राशि दूसरी हो 2 नंबर की, मान लीजिए एक की राशि बर की मेष है और दूसरे की राशि वृषभ है, तो ये धन हानि होगी। और अगर एक की राशि मेष है और दूसरे की 12 नंबर यानी मीन है, 12वें भाव में मीन लिखी हुई है, तो वो धनपति बना देगी। राशि संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये राशियां शत्रु द्विद्वादश में मानी गई हैं। अब अपवाद कहाँ यहाँ आता है इसमें भूकट मिलान में, कि 4, 10, 5, 11 सम सप्तक होते हैं, लेकिन ये शुभ नहीं माने जाते, क्योंकि सम सप्तक को भी भूकट मिलान में शुभ लिया गया है, लेकिन ये 4, 10 और 5, 11 को सम सप्तक में शुभ नहीं माना गया। अच्छा, राशिकूट में चंद्र राशि ही देखी जाती है और दोनों में चंद्रमा की स्थिति का आकलन किया जाता है। दोनों में चंद्रमा यदि 6वें और 8वें भाव में है तो षडाष्टक दोष होता है, समझ गए होंगे आप। और अगर 9वें और 5वें भाव में है तो 9 पंचम दोष माना जाएगा, और दूसरे और 12वें भाव में है तो द्विद्वादश दोष होता है। 9 पंचम दोष में कन्या का चंद्रमा बर के चंद्रमा से पंचम है तो खराब है। 9 पंचम दोष है, अगर एक का 9 भाव में बैठी है, एक की चंद्रमा बैठे हुए हैं और दूसरे के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो 9 पंचम दोष में कन्या का चंद्रमा बर के चंद्रमा से यदि पंचम है तो वो खराब माना जाएगा। बर क्या, इसमें क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, बर सांसारिकता से विमुख हो जाएगा। और कन्या का चंद्रमा यदि बर से 9वें भाव में है तो कन्या संसार को छोड़ देगी। बर वधु के चंद्र राशि स्वामी यदि शत्रु हैं तो घर में बाधाएं उत्पन्न होंगी। क्यों, कौन सी बाधाएं, जैसे धन की हानि हो सकती है, शत्रु पैदा हो सकते हैं, अचानक घटनाएं घट सकती हैं। तो मित्रों, इस तरह से हम इनका मिलान करते हैं। अब एक उदाहरण कुंडली के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक लड़का और एक लड़की की कुंडली है। इसमें देखिए, ये लड़के की कुंडली है और ये लड़की की कुंडली है। अब इसमें अंकों का निर्धारण किया गया है। तो वर्ण में इनको 1 में 1 अंक मिला है दोनों को। क्यों? क्योंकि ये एक ब्राह्मण
वर्ण का है और दूसरा वैश्य वर्ण का है। तो ब्राह्मण और वैश्य का युग्म अच्छा होता है तो 1 नंबर मिला। इसका क्या परिणाम होगा कि लड़की चूंकि वैश्य वर्ण की है तो थोड़ी तार्किक होगी, मतलब इससे हमें यह भी समझना है। दूसरा वश्य इनका क्या है, यानी प्रभुत्व किसका किस पर रहेगा। इसमें लड़का जो है कीट है और लड़की मानव है। तो इसमें क्या होगा, लड़का अपनी चीजें लड़की पर थोपेगा। ये 2 नंबर पे। तीसरे पॉइंट को मिलान कल किया गया इसमें तारा का यानी भाग्य का। तो इसमें क्या हुआ कि वर की तारा साधक है और वधू की तारा बध निकली है, मतलब 7 नंबर की। तो दोनों का मिलान हुआ तो इसमें आधे पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि एक की खराब तारा है और एक की शुभ तारा है। तो आधे पॉइंट यानी 3 में 1.5 पॉइंट दिए गए। चौथा नंबर योनि है। योनि मतलब मानसिकता, उनका आपस में एक दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण। तो इसमें लड़की, इसमें जो लड़के का है वो मृग निकला है, क्योंकि भाई इसमें योनि में जानवर 14 प्रकार के जानवर मैंने बताए थे अभी। तो लड़के का मृग निकला है और लड़की का गौ निकला है। तो दोनों का मिलान अच्छा है। तो इसमें जो मार्किंग की गई है वो 4 में 3 अंक दिए गए हैं, मतलब इनका संयोग अच्छा होगा दोनों का। इसके बाद आता है मैत्री, अनुकूलता यानी ग्रहों की मैत्री। ग्रहों की मैत्री में जो लड़के की कुंडली में जो चंद्रमा बैठा हुआ है वो लड़के की कुंडली में 8 नंबर राशि में बैठा हुआ है, यानी 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव है, यानी मंगल में। और लड़की की कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर राशि में बैठा है, यानी कन्या राशि में बैठा हुआ है, और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। तो चंद्र और मंगल, वो बुध और मंगल की आपस में शत्रुता है, मतलब ठीक ठाक व्यवहार नहीं है दोनों का। दोनों यंग है, मंगल, और मंगल तेज है और बुध वाणी का कारक है दोनों यंग, लेकिन दोनों के स्वभाव विपरीत है। तो इसमें आधा पॉइंट ही मिलेगा। नेक्स्ट, भूकट मिलान किया गया, परस्पर आपस में दोनों का प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो लड़के की जो राशि है वो वृश्चिक है, चंद्रमा वृश्चिक 8 नंबर राशि में बैठा है, यानी वृश्चिक है। और लड़की की जो राशि है वो कन्या है। तो कन्या जो है वो, इसमें क्या होगा, इसमें आपस में एक दूसरे से तालमेल करेंगे, समझदारी का परिचय देंगे। तो इसमें पूरे 7 में 7 पॉइंट दिए गए। और 8 नंबर नाड़ी है। नाड़ी स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करती है। देखिए नाड़ी क्या है, नाड़ी मतलब 3 तरह की नाड़ी बताई गई हैं, एक आदि, अंत और मध्य। तो सेम नाड़ी नहीं होना चाहिए। सेम नाड़ी में क्या है कि फेल हो जाता है मिलान, दोनों की डिफरेंट नाड़ी होना चाहिए। भाई कहने का मतलब यह है कि जैसे स्वास्थ्य के संबंध, स्वास्थ्य का मतलब है, अब अगर सेम नाड़ी होगी और दोनों पे कोई विपत्ति आई तो दोनों बिस्तर पकड़ जाएंगे। एक की नाड़ी एक होगी, एक की दूसरी होगी, तो ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। एक को समस्या आएगी, दूसरी हल करेगा। दूसरा, नाड़ी से संतान में भी रोग आते हैं। अगर एक सी नाड़ी वाले शादी कर देंगे तो संतान अगर हुई तो वो संतान रोगी होगी, गुप्त रोग होंगे, उसको बड़े क्रॉनिक डिसीज भी हो सकती है। इसलिए नाड़ी स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करती है। अब इस कुंडली में लड़के की नाड़ी मध्य है और लड़की की नाड़ी आदि है, तो ये दोनों मिल गई क्योंकि ये भिन्न भिन्न हो गई। तो इसमें ये 8 में 8 अंक मिले। इस प्रकार से इस कुंडली में 36 में 28 अंक प्राप्त हुए हैं, यानी ये कुंडली उत्तम मानी जाएगी, क्योंकि इसमें
24 से लेकर 30 अंक के बीच में अंक आए हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोग कुंडली का मिलान करते हैं ताकि उनके स्वभाव के बारे में जाना जा सके। किसी के बारे में 2 दिन 4 दिन महीने भर साल भर एक साथ रहने में भी उतना अंदर तक चीज़ें पता नहीं चलती हैं, लेकिन हमारे ग्रह नक्षत्र हमको सही दिशा दे देते हैं और हमारे अगर अच्छा कुंडली का मिलान हुआ है तो जीवन में संघर्ष कम हो जाते हैं, परेशानियां नहीं आती हैं और दोनों उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं। जय श्री राम। बस मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो अप करें और यूट्यूब चैनल पर मुझको सब्सक्राइब करें। कुंडली बनवाने के लिए या कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9559795999। मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया के नाम से जाना जाता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।